फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम FOP बोल सकते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक था हमारा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, और वहां पर हमने बोला था कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है, सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे आप बता सकते हो? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल और टैलेंट, या बिजनेस मैन भी बोल सकते हो आप। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जब इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जोड़ते हैं, जब इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, तभी हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अब यहां पर यह बात समझनी जरूरी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कौन करता है। दो अलग अलग बातें हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किसके, उसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत किसको है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा। बहुत सिंपल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कौन करने वाला है? यूज करने वाला है प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन यूज करेगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को? यूज करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर, बिकॉज प्रोड्यूसर सेक्टर को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोडक्शन करनी है। हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोडक्शन नहीं करनी है। प्रोडक्शन किसको करनी है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो जब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जुड़ जाएंगे, इनका यूज इकट्ठा किया जाएगा, तभी जाके प्रोडक्शन हो पाएगी। और प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा सेक्टर है? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो एक बात हमें समझ आ गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। पर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे कहां से? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किसके पास? उसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है? तो यहां पर अब हमारे को समझना है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड बाय द हाउसहोल्ड, दे आर ओन्ड बाय द हाउसहोल्ड। यानी कि आप और मैं और हमारे जैसे जितना भी हाउसहोल्ड सेक्टर है देश भर में, उन्हीं के पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। जैसे कि देश में जितना भी लैंड है, इट इज ओन्ड बाय दी हाउसहोल्ड सेक्टर। आपके पास कुछ लैंड है, मेरे पास कुछ लैंड है, किसी और के पास कुछ लैंड है। सो लैंड का मालिक कौन है? हाउसहोल्ड। लेबर, एक्चुअली में फैक्ट्री के अंदर काम कौन करेगा? या तो आप करोगे, या मैं करूंगा, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग करेंगे। सो हु विल प्रोवाइड द लेबर? इट इज द हाउसहोल्ड सेक्टर दैट विल प्रोवाइड द लेबर। जब आप अपने घर से निकलकर फैक्ट्री में जाओगे तो आप क्या बोलोगे? कि आप हो लेबर प्रोवाइड करने वाले। तो आप ही लेबर हो और आप ही लेबर प्रोवाइड करने मालिक हो। सो हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स द लैंड, हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स द लेबर, एंड सिमिलरली हाउसहोल्ड सेक्टर विल इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस। कैपिटल को हम प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, पूंजी बोल सकते हैं, मनी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, कैपिटल गुड्स, ये सभी एक ही बात है। और ये सारा का सारा पैसा, इन्वेस्टमेंट कौन लगाएगा? आप लगाओगे, या मैं लगाऊंगा, या मेरे जैसे देश भर में जितने भी हाउसहोल्ड हैं वो लगाएंगे। और आप और मेरे जैसे में से ही कोई ना कोई वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और टैलेंट रखता है, जिसके बेस पे ही वो बिजनेसमैन बनेगा। सो आपने ये समझा कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जोड़कर, इस्तेमाल करके, यूज करके ही प्रोडक्शन की जा सकती है गुड्स और सर्विसेज की। प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कौन करने वाला है? प्रोड्यूसर करने वाला है। पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे कहां से? कोई तो देगा ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड किसके पास है, लेबर किसके पास है, पैसा किसके पास है, और टैलेंट किसके पास है? ये सभी हाउसहोल्ड सेक्टर के पास है। तो हमने ये सीख लिया कि हाउसहोल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का मालिक है। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को यूज किसने करना है?
यूज करना है प्रोड्यूसर सेक्टर ने। क्लियर हुआ यहां पर? अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज। इंटरसेक्टोरल फ्लोज का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा ना 4 सेक्टर्स होते हैं, और इन 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इन चारों सेक्टर के बीच में क्या कोई आपस में लेन देन होगा? क्या कोई आपस में कोई ट्रांजैक्शंस होंगी? तो अगर कोई ट्रांजैक्शंस होंगी और वो कितने प्रकार की होंगी, कोई फ्लोज होंगे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टोरल फ्लोज। यानी कि एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, किस तरह से वो उनके साथ ट्रांजैक्ट करेगा। पर बिफोर वी बिगिन विद द इंटरसेक्टोरल फ्लोज, मैं आपको सेक्टर वाइज इकोनॉमी को पढ़ना समझाता हूं। देखो, जब हम एक इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो हमने बोला इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही बोला। अब आप समझो, अगर एक इकोनॉमी ऐसी है जिसमें सिर्फ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड है, सिर्फ एक तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है, वहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई रोल नहीं है। सो एन इकोनॉमी विच कंप्राइजेस ओनली ऑफ 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? जिसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। यानी कि एक तरफ तो कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर है जो प्रोड्यूस करेगा गुड्स और सर्विसेज। तो वट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी विल बी कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, और कोई इकोनॉमी में सेक्टर नहीं है। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी। देन consider an economy which comprises of these 3 sectors। ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर भी है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी है, और हमने एक और सेक्टर जोड़ दिया, गवर्नमेंट। यानी कि उस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी कुछ रोल है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? 3 सेक्टर इकोनॉमी। बिकॉज 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर जो 2 सेक्टर में भी था, यहां पर भी है, साथ में एक हमने और ऐड कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर। यानी कि गवर्नमेंट का कुछ रोल यहां पर होगा। ठीक। और एक लास्ट हम बात कर रहे हैं जिसमें ये चारों सेक्टर्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, या फिर आप बोल सकते हो 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो जो 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। 3 सेक्टर इकोनॉमी जो है ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, बिकॉज इस इकोनॉमी का बाहर के देशों से कोई रोल नहीं है, ना कोई इंपोर्ट होगी, ना कोई एक्सपोर्ट होगी, ना कोई बाहर से लेना देना होगा, ना कोई बाहर से पैसा इन्वेस्ट इंडिया में होगा, ना ही यहां से पैसा रिपैट्रिएट बाहर होगा। सो व्हेन इट इज एन economy there is no existence of the rest of the world, then it is called a closed economy। और closed economy 2 सेक्टर और 3 सेक्टर हो सकती है, और एक ओपन इकोनॉमी होती है जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी रोल होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं हमारे इंटरसेक्टोरल फ्लोज के ऊपर। नाउ व्हेन वी से दैट देयर आर सर्टेन इंटरसेक्टोरल फ्लोज, इसका मतलब यह है कि एक सेक्टर इकोनॉमी का, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर, क्या इन 2 सेक्टर्स के बीच में आपस में कोई लेन देन या कोई ट्रांजैक्शन या कोई फ्लोज होंगे? क्या कोई सामान एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास जाएगा, या दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर के पास आएगा? क्या कोई पैसों का लेन देन होगा? क्या कोई ट्रांजैक्शंस होती है इन सेक्टर्स के बीच में? अगर होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टोरल फ्लोज। तो थोड़ा बहुत पहले इसको समझते हैं और फिर बाद में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमने ये बोला there is interdependence between various sectors of the economy। various sectors कौन से सेक्टर? हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर्स का आपस में कुछ ना कुछ इंटरडिपेंडेंस जरूर होता है, एक सेक्टर दूसरे के सेक्टर के ऊपर निर्भर होगा।
द हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर यानी कि कौन सा सेक्टर? कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों निर्भर है? हम और आप एज अ कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज मांगते हैं, डिमांड करते हैं। वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर कंजम्पशन और नीड्स। और ये कंजम्पशन करने के लिए जितना भी गुड्स और सर्विसेज मुझे चाहिए, आपको चाहिए, पूरे हाउस होल्ड सेक्टर को चाहिए, ये कहां से आने वाली है? ये आएंगी प्रोड्यूसर सेक्टर से, बिकॉज प्रोड्यूसर सेक्टर विल बी द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर नीडेड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो आपने देखा सबसे पहला जो इंटरडिपेंडेंस है वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में है। हाउस होल्ड सेक्टर को बहुत सामान चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, बिकॉज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही किसी ना किसी की नीड और की सेटिस्फैक्शन होती है या उसकी जरूरत पूरी होती है। और वो जरूरत को पूरा करने के लिए, उन गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए कौन सा सेक्टर है? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड्स goods and services and producer sector supplies those goods and services. This is the first interdependence. The producer sector depends on the household sector for factors of production needed for the production of goods and services. अभी हमने बोला कि हाउस होल्ड सेक्टर तो प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर निर्भर है, बिकॉज उसको सामान चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए कंजम्पशन को पूरा करने के लिए। जो प्रोड्यूस कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। पर प्रोड्यूसर सेक्टर हवा में थोड़ी कोई प्रोडक्शन कर देगा, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। और अभी हमने बात करी थी कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। और आपको अभी पता है कि जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, या स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप है, या बिजनेसमैन है, आप बोल सकते हो, ये सब किसके पास है? ये सब है हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो आपको एक इंटरडिपेंडेंस अब नजर आ रही होगी कि हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड के लिए, और प्रोड्यूसर सेक्टर तब तक वो सामान सप्लाई नहीं कर सकता जब तक वो उनको बनाएगा नहीं, यानी कि जब तक उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। और प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है? किसके पास है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उठाकर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एंड टैलेंट, ये सब कुछ किसको दे देगी? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और प्रोड्यूसर सेक्टर इन सबको यूज करके क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। और वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन ले लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो or this is the intersectoral flow between household and producer sector. There is interdependence between rest of the world and producer sector also. इन दोनों सेक्टर्स के बीच में भी एक रिश्ता है, एक इन दोनों के बीच में भी डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर आपस में क्या करेंगे? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने सामान बनाया होगा उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सामान बना होगा वो इंपोर्ट किया जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा इंडिया में। सो बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। फिर प्रोड्यूसर हाउस होल्ड विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी निर्भर करता है। क्यों? बिकॉज जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कौन प्रोवाइड करने वाला है? गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करने वाला है। रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, रेल नेटवर्क, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये सब किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। सो गवर्नमेंट हैज अ रोल टू प्ले बोथ फॉर प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। ठीक है। सो दीज इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंसीज आर सैटिस्फाइड थ्रू अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। आपस में एक दूसरे के ऊपर हर सेक्टर निर्भर करता है, और ये इंटरडिपेंडेंस को वो सैटिस्फाई कैसे करते हैं, पूरा कैसे करते हैं? एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सचेंज करके। कुछ चीजें यहां से दूसरे सेक्टर को दी जाएंगी,
कुछ चीजें वहां से हमारे पास आएंगी, यानी कि प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपस में कुछ म्यूचुअल एक्सचेंजेस करेंगे जिसके थ्रू ये इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंसीज खत्म होंगी या पूरी होंगी या सेटिस्फाई होंगी। और इस इंटरसेक्टोरल फ्लो के कारण, इस इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस के कारण क्या होगा, दिस विल लीड टू फ्लो ऑफ मनी एज वेल एज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको एक बात यहां पर अब समझनी है कि हर सेक्टर दूसरे सेक्टर पर निर्भर है और दूसरा सेक्टर भी किसी और सेक्टर पर निर्भर है, और ये जो डिपेंडेंस है इसको एक दूसरे सेक्टर से सेटिस्फाई कैसे किया जाता है, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज या तो गुड्स एंड सर्विसेज की होंगी या फिर पैसों की होगी। तो अब हमारे को एक बात समझ आती है कि हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करता है और वो डिपेंडेंस को पूरा करता है थ्रू सर्टेन फ्लोज, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोज, वन इज रियल फ्लो एंड द अदर इज मनी फ्लो। तो अब हमें यहां पर समझ आना चाहिए फ्लो क्या है। याद है आपको मैंने वेरिएबल कराया था लास्ट क्लास के अंदर कि इकोनॉमी के अंदर वेरिएबल्स की हम जब स्टडी करते हैं तो एनी वेरिएबल कैन बी अ फ्लो वेरिएबल और अ स्टॉक वेरिएबल। अब मैं बात कर रहा हूं उसमें से फ्लो वेरिएबल की। कौन से बात कर रहा हूं, फ्लो वेरिएबल की। और ये जो फ्लोज हैं एक दूसरे सेक्टर के साथ, ये फ्लोज दो प्रकार के होंगे, वन इट कैन बी अ रियल फ्लो एंड सेकंड इट कैन बी अ मनी फ्लो। इसको समझते हैं। रियल फ्लो जो होता है वो रिलेट करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज से। रियल फ्लो मतलब, रियल का मतलब है विच रिलेट्स टू थिंग्स, रियल आइटम्स, चीजें। अब रियल चीजें कौन सी होती है इकोनॉमी के अंदर, या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, यानी कि कोई सामान जो बन गया है उसको एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को से खरीदेगा या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो रियल फ्लो रिलेट्स ओनली टू थिंग्स, गुड्स, सर्विसेज, एंड मनी फ्लो एज द नेम सजेस्ट्स विल रिलेट टू मनी, पैसा। तो दो तरह के फ्लो होते हैं किसी भी सेक्टर के साथ इंटरडिपेंडेंस करने में। दो तरह के फ्लो होंगे, रियल फ्लो जहां पर सामान की अदला बदली होगी, और मनी फ्लो जहां पर पैसे का लेन देन होगा। सो दीज आर टू फ्लोज। इसको पढ़ते हैं। सो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है। रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। These are called real flows because they consist of actual goods and services. हम इनको real flow क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पर किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज की लेन देन होगा। It involves flow of factor of production which is land, labor, capital and skill from the household sector to the producer sector. तो एक तरफ हम क्या बोल रहे थे, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल। एंड दूसरी तरफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर ने बनाए होंगे वो हाउस होल्ड सेक्टर को देगा। सो दीज आर द टू फ्लोज बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो आप एक इकोनॉमी का एग्जांपल लो जहां पर दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हमने बोला कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एंड टैलेंट, जिसको हम बिजनेसमैन बोल देते हैं। ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर किसको देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो यहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, बिकॉज प्रोड्यूसर सेक्टर क्या बोलेगा, वो बोलेगा हाउस होल्ड सेक्टर को कि अगर तुझे कुछ भी सामान चाहिए तो मुझे वो सामान बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दे, लैंड दे दे, लेबर दे दे, कैपिटल दे दे और बिजनेसमैन बन जा। सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर हेल्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर विल बी गिवन टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको,
रियल फ्लो, बिकॉज यहां पर कुछ सामान, कुछ चीजें हाउस होल्ड सेक्टर से फ्लो करके प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंच गई। अब प्रोड्यूसर सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का करेगा क्या? सर वो इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और यूज करके वो क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके पास आए, उन सब का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? बहुत सारा गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा। अब प्रोडक्शन करके प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा क्या? इसका अपने पास तो रखेगा नहीं। प्रोड्यूसर सेक्टर विल गिव दीज गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो जितना भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड हाउस होल्ड सेक्टर ने करी थी, वो पूरी कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो गुड्स एंड सर्विसेज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर बैक टू द हाउस होल्ड। तो आपने देखा ये एक सर्कल बन गया, ये पूरा का पूरा हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर का एक सर्कल बन गया, जिसमें सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर उनको इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, और वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड मांगता है। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज बन जाएंगी तो प्रोड्यूसर सेक्टर उन गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर को डिलीवर कर देगा। सो ऑल दिस रिलेट्स टू अ सर्कुलर फ्लो। और इन दोनों ही फ्लो को, चाहे ये वाला फ्लो है चाहे ये वाला फ्लो है, इन दोनों ही फ्लो को हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो, बिकॉज रियल फ्लो रिलेट्स टू द मूवमेंट, it relates to the movement or flow of goods, services and factors of production। ठीक है, तो आपको ये दिखा रियल फ्लो। देन there is a money flow। money flows refer to the flow of money in the form of factor payments and consumption expenditure। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि मनी फ्लो इज द डेरिवेटिव ऑफ द रियल फ्लो, यानी कि रियल फ्लो हुआ था प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में, जिसने मनी फ्लो को जन्म दिया। या रियल फ्लो को पूरा करने के लिए हमें मनी फ्लो करना पड़ेगा। समझो इसको। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड के पास थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिए। ठीक, अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक लैंड है, क्या वो लैंड आप किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी ओनर को, किसी भी इंडस्ट्री को, प्रोड्यूसर को फ्री में दे दोगे क्या? नहीं। अगर आप खुद नौकरी कर रहे हो, लेबर हो आप, तो क्या किसी के पास नौकरी, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जब नौकरी करने जाओगे तो क्या फ्री में करोगे? नहीं। सो इसका मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री के नहीं है, ये फ्री में काम में नहीं आएंगे। इसके बदले हमें फैक्टर पेमेंट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? पेमेंट। अगर मैं किसी की जमीन को यूज करूंगा, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं आपसे लैंड ले रहा हूं, उसके ऊपर फैक्ट्री खड़ी करके प्रोडक्शन करने वाला हूं, तो आप मुझसे लैंड के बदले क्या मांगोगे? आप बोलोगे सर लैंड के बदले हमें रेंट दे दो। सो व्हाट इज लैंड? इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हाट इज रेंट? इट इज फैक्टर पेमेंट। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए आप उसकी कॉस्ट को पे करोगे, आप उसकी पेमेंट जरूर करोगे। सिमिलरली, अगर मैंने आपको बोला कि एज अ लेबर आप मेरे बिजनेस में काम करो, मैं हूं प्रोड्यूसर, आप हो हाउस होल्ड, और आप अपने घर से उठ के मेरे पास आके काम करो एज अ लेबर, तो आप फ्री में तो काम करोगे नहीं। आप अपनी लेबर के बदले मुझसे क्या मांगोगे? वेजेस मांगोगे। तो जैसे आपने लैंड के बदले मुझसे रेंट मांगा, लेबर के बदले आप मुझसे क्या मांगोगे? वेजेस मांगोगे। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप तो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन वो फ्री के फैक्टर्स नहीं है। उन सभी की क्या है? एक
कॉस्ट है, कीमत है, यूज करने की कीमत है, उस कीमत को पे करना जरूरी है, और उस कीमत को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर की पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। लैंड का रेंट, लेबर का वेज। अगर मैंने कैपिटल दिया, पैसा दिया बिजनेस को काम करने के लिए, तो उस पैसे पे मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेजेस इज द कॉस्ट ऑफ लेबर, रेंट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड। सिमिलरली एक बिजनेसमैन किसके लिए काम कर रहा है? बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। हम एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, बिजनेसमैन बोल दो, या उसका टैलेंट या स्किल बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि बिना बिजनेसमैन की स्किल, टैलेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस नहीं हो सकता, प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। सो आपने ये देखा, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट विच इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले रेंट दिया जाएगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट। इन सभी फैक्टर पेमेंट्स को पे कौन करेगा? इनको पे करेगा प्रोड्यूसर, बिकॉज इसको यूज किसने किया है? प्रोड्यूसर ने किया है, अपनी फैक्ट्री बनाने में, बिजनेस चलाने में। So all these factor payments will be paid by the producer to household, because ये factors of production दी किसने थी? हाउसहोल्ड ने। किसको दी थी? प्रोड्यूसर को। यूज किसने किया? प्रोड्यूसर ने। तो पेमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसर। किसको करेगा? हाउसहोल्ड सेक्टर। तो आपको यहां पर समझ आया? दिस इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। अब वापस हम अपने रियल फ्लो पर आते हैं। मैंने आपको एक ये रियल फ्लो दिया था। इस रियल फ्लो में सबसे पहले आपको दिखा कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसहोल्ड से निकलकर प्रोड्यूसर के पास गए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले क्या पेमेंट करेगा? अभी हमने सीखा, प्रोड्यूसर सेक्टर इस सभी के बदले पेमेंट करेगा हाउसहोल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wages, interest and profit. So first flow was real flow, जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फ्लो करी हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसर के पास, और उसके बदले प्रोड्यूसर ने कीमत चुकाई, कॉस्ट पे करी, फैक्टर पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट टू हाउसहोल्ड। तो एक है रियल फ्लो जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव कर रहे हैं, और दूसरा है मनी का फ्लो, पैसे का फ्लो। ठीक है ना? तो आपको यहां पर दिखा, ये है रियल फ्लो, और ये क्या है? मनी फ्लो, पैसा। ठीक है? अब पैसा किसके पास आ गया? हाउसहोल्ड सेक्टर के पास आ गया। तो हमने यहां पर बोला कि हाउसहोल्ड और एक तरफ प्रोड्यूसर, हाउसहोल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप मूव करके प्रोड्यूसर के पास चले गए, और बाद में प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड सेक्टर के पास चली गई। तो ये दोनों ही फ्लो कौन से फ्लो हैं? रियल फ्लो। ठीक है? तो बोथ दीज फ्लोज आर रियल फ्लो बिकॉज ये दोनों ही गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड फ्लोज हैं। फिर हम यहीं पर बात कर रहे हैं अगेन, इफ दिस इज द हाउसहोल्ड एंड दिस इज द प्रोड्यूसर सेक्टर, अब क्या होगा? अब होगा कि प्रोड्यूसर से पैसा फ्लो करेगा हाउसहोल्ड के पास, यानी कि लैंड के बदले रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और बिजनेसमैन का प्रॉफिट। ये पेमेंट प्रोड्यूसर करेगा हाउसहोल्ड को। क्यों करेगा? बिकॉज उसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल किया, यूज किया है। तो यहां से पैसा फ्लो करके किसके पास गया? हाउसहोल्ड के पास। ठीक हो गया?
हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करेगा? अगर मेरे पास रेंट आ जाए, मेरे पास वेजेस का पैसा मिल जाए, मेरे पास प्रॉफिट और इंटरेस्ट आ जाए, तो मेरे पास तो बहुत पैसा आ जाएगा। इस पैसे का, इस मनी का मैं क्या करूंगा? सो एज अ कंज्यूमर मुझे जो सामान खरीदना था उसके बदले मुझे क्या चाहिए था? पैसा, और पैसा तो मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब यहां से अब जो पैसा है वो वापस फ्लो करेगा फॉर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां से अब पैसा फ्लो करके किसके पास चला गया? प्रोड्यूसर के पास चला गया। सो बोथ दीज फ्लोज आर मनी फ्लोज। ये दोनों फ्लोज क्या दिखाए आपको मैंने? मनी फ्लो। तो अगर आप इन दोनों फ्लोज को आपस में देखो तो आपको पहले डायग्राम में क्या दिख रहा है? पहले डायग्राम में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाती नजर आ रही है। एंड बोथ दीज आर रियल फ्लोज। पर रियल फ्लोज बिना मनी फ्लो के नहीं होंगे। रियल फ्लो को पूरा करेगा कौन? मनी फ्लो। अब देखो, जो यहां पर लैंड लेबर कैपिटल हाउसहोल्ड ने दी थी प्रोड्यूसर को, उसके बदले रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट प्रोड्यूसर देगा हाउसहोल्ड को। तो एक रियल फ्लो को पूरा करने के लिए एक मनी फ्लो जरूरी है। एक रियल फ्लो को पूरा करने के लिए एक मनी फ्लो जरूरी है। सिमिलरली जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके हाउसहोल्ड की जरूरत को पूरा करने के लिए दिए, वो फ्री में नहीं दिए। उसके बदले हाउसहोल्ड विल मेक द पेमेंट। उसके बदले हाउसहोल्ड पैसे देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। अगेन आपने देखा, फिर से एक रियल फ्लो हुआ पहले, जिसको पूरा किसने किया? मनी फ्लो ने। तो पहले लैंड लेबर कैपिटल का जो फ्लो था वो रियल था, उसको पूरा किया रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस के मनी फ्लो ने। और बाद में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड थी, जिसको पूरा किया प्रोड्यूसर ने हाउसहोल्ड को देके सामान, उस रियल फ्लो को हमने सेटल किया बाय अ मनी फ्लो, बाय मेकिंग द पेमेंट फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। So both these are circular flows because they move in a circle. तो इनको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो। और ये सर्कुलर फ्लो रियल और मनी फ्लोज होते हैं। रियल फ्लो रिलेट करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, यानी कि ये चीजों से रिलेटेड है। और मनी फ्लो रिलेट करता है फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो, और ये है सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो बिटवीन हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ के आज की क्लास को क्लोज करते हैं, एंड देन वील रिवाइज इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, इंटरेस्ट, wages and profit and consumption expenditure। सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड ने खरीदी हैं उसकी पेमेंट करी होगी उसने प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो ये है पैसे का फ्लो। मॉनिटरी फ्लो या मनी फ्लो अकर बिकॉज इट इज थ्रू द मनी दैट द वेरियस ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड। हम कोई बार्टर सिस्टम में तो आज काम नहीं करते, हम तो हर ट्रांजैक्शन को सेटल कैसे करते हैं? पैसे के साथ। So money flow is essential to settle the transactions of real flow. The factor payments of rent, interest, wages and profit flow from the producer sector to the household sector because factors of production की payment करनी है। Similarly, household sector will spend these factor incomes on purchase of goods and services produced by the producer sector. Thus, money flows from one sector to another sector and back to the फर्स्ट सेक्टर।
दिस फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर आर कॉल्ड मनी फ्लोज। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझो, जब हम ये बोल रहे हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हम कुछ फैक्टर पेमेंट्स चुकाते हैं, तो दिस इज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है ना, और यही रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, यही रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम्स इन द हैंड ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए ये खर्चा है, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट खर्चा है, पेमेंट करनी पड़ रही है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तभी हमने इनको बोला ये फैक्टर पेमेंट है। लेकिन जब हाउस होल्ड सेक्टर को ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट मिलेगा तो उसके लिए ये फैक्टर इनकम होंगी। है कोई फर्क नहीं, जितना रेंट यहां से हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जाएगा उतना ही हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट मिलेगा, एंड सेम इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट में भी यही कहानी है। बस फर्क ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम कहलाई जाती है और प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए फैक्टर पेमेंट कहलाई जाती है। तो यहां पर आपने सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो को थोड़ा बहुत समझ लिया और आपको यह भी पता चल गया कि रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। इसी से रिलेटेड सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।